हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर पोल्यूशन का, जो हमारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में गिवन है, जो कि हमारे पेंडिंग रह गए थे, जिसके अंदर हम वाटर पोल्यूशन से होने वाली डिजीज़ के बारे में देखेंगे। क्योंकि हमारे सिलेबस में गिवन है कि वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ क्या होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसके बारे में देखेंगे वाटर ट्रीटमेंट एंड सीवेज ट्रीटमेंट एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये सब 3-4 टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को फटाफट से आप लोग वॉच कीजिए और साथ में अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा इस वाले टॉपिक के बाद हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी ईवीएस में। बस हमारी एक 4th यूनिट बचती है और इसी का जो सेकंड पार्ट है वो भी बचता है, जिसके अंदर हम सोयल पोल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। तो विद इन 2 डेज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और हो सकता है जो सोयल पोल्यूशन की जो वीडियो है वो आज ही अपलोड हो जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सोयल पोल्यूशन है वो आज ही करा दिया जाए या फिर कल कराया जाए, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम अपने मुद्दे की बात पे। फ्रेंड्स, वाटर पोल्यूशन हमने कल पढ़ लिया था। क्या होता है? जल को प्रदूषित कर देते हैं, जल को कंटामिनेट कर देते हैं। हमारे यूज होने योग्य जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर जो वाटर है वो नहीं रहता है, उसी को क्या कह रहे थे? वाटर पोल्यूशन कह रहे थे। तो वाटर पोल्यूशन से जो कुछ मेन डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले डिजीज़ दी गई है मिनी माता रोग। जो मिनी माता रोग है वो भी वाटर पोल्यूशन के कारण होता है, जल प्रदूषण के कारण होता है। मरकरी एडिन इन वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो मरकरी जो पारा होता है वो ऐड हो जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है? वाटर मिनी माता रोग हो जाता है। जो मरकरी है वो ऐड कैसे हुआ फ्रेंड्स? कि जो मरकरी है वो वाटर के अंदर ऐड हुई, ठीक है, और वो वाटर के जरिए फिर कहाँ किस में आ गई? फिश में आ गई। और फिश को किसने खा लिया? मानव ने खा लिया। मरकरी थी, पानी के अंदर ऐड हो गई। पानी को जो मरकरी वाला जो वाटर था उसको किसने कंज्यूम कर लिया? फिश ने। और फिश को किसने कंज्यूम कर लिया? ह्यूमन ने। तो इस तरह से जो मरकरी थी वो कहाँ पहुँच गई? मानव शरीर के अंदर पहुँच गई, और जिससे कौन सी बीमारी होती है? मिनी माता रोग होती है। क्लियर? तो पूछा जा सकता है कि मरकरी से होने वाला रोग मिनी माता रोग। ओके। ब्लैक स्पॉट ऑन द बॉडी। इस बीमारी के अंदर क्या होते हैं? शरीर के ऊपर जो ब्लैक कलर के स्पॉट हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या करता है? ये अफेक्ट करता है। सेकंड बीमारी आती है फ्लोरोसिस रोग। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस रोग। फ्लोरोसिस रोग कैसे होता है? पानी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाने से दांतों के इनेबल प्रभावित होते हैं। जो दांतों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जो फ्लोराइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। दांतों का जो इनेमल होता है, जो दांतों की सुरक्षा करता है, वो प्रभावित होता है। थर्ड बीमारी आ जाती है इससे होने वाली, आर्सेनिक। कौन सा रोग हो सकता है? आर्सेनिक रोग। ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम। जो आर्सेनिक है वो किससे होता है? ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम से होता है। जो भूमिगत जल है वो प्रदूषित है, तो उससे आर्सेनिक बीमारी होती है, जो कैंसर और स्किन डिजीज का कारण बनती है। ये आर्सेनिक वाली जो प्रॉब्लम है बिहार, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा देखी जाती है। कैडमियम जो होता है, कैडमियम से इटाई वाला रोग हो जाता है, जिससे कि किडनी सिस्टम है वो प्रभावित होता है। त्वचा समस्याएं हो जाती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं कैडमियम से। अगर पानी के अंदर कैडमियम मिल जाता है तो इटाई रोग हो जाता है, किडनी प्रभावित होती है, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। साथ में ही दूषित जल से पेचिस जैसी बीमारियां, हेजे जैसी बीमारियां, पोलियो वायरस, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये सभी दूषित जल से फैलने वाले रोग हैं। तो हमने देखा जल से प्रदूषित होने वाली बीमारियां की जो 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 वाटर पोल्यूशन है वो मानव की हेल्थ को किस तरह से प्रभावित करता है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब आप लोग आगे देखिए, जल का शुद्धिकरण। जल का जो शुद्धिकरण है, अलम फटकरी डाला जाता है जिससे अशुद्धि नीचे बैठ जाती है। जल का शुद्धिकरण करने के लिए अलम या फिटकरी डाल करके उसकी अशुद्धियों को नीचे बैठाया जा सकता है। पोटासियम परमैंगनेट डाल करके, लाल दवाई डाल करके जल का शुद्धिकरण किया जाता है। क्लोरीन गैस गुजार करके भी वाटर का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमने देखे हैं, जो हम वाटर प्योरिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे देखिए, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से किस तरह से बचा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रेंड्स आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, उसके बचाव के क्या क्या तरीके किए जा सकते हैं। एनफोर्स
enforce strict laws to prevent factories from dumping waste into rivers, seas, etc. क्या कह रहा है कि सरकार को इस तरह के ठोस नियम बनाने चाहिए कि जिससे जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो डंपिंग वेस्ट है उसको वाटर बॉडीज के अंदर ना डाला जाए, उसका उचित तरह से उसका समाधान किया जाए। कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डालें, क्योंकि जब हम कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डाल देंगे तो वो वाटर बॉडीज के अंदर नहीं जाएगा। बारिश से ठीक पहले फसल में खाद न डालें। क्या करते हैं कि बारिश से ठीक पहले अगर फसल में खाद डाल देते हैं तो जब बारिश होती है तो वो जो हमने खाद डाला है उसको बहा करके वो कहाँ ले जाती है, जो भाई जहाँ पर जो भी वाटर बॉडीज होती है, जो भी पानी के जो सोर्स होते हैं उसके अंदर उसको डाल देती है बारिश के थ्रू। तो क्योंकि बारिश से क्या होगा, जो खेतों में जो खाद है वो भी बहने लगेगी बारिश के पानी के साथ, क्योंकि बारिश के पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है। तो इससे बारिश से ठीक पहले फसलों में खाद ना डालें, क्योंकि अगर वो फिर जल वाले जो स्रोत हैं उनके अंदर जाएगा तो जल प्रदूषण बढ़ेगा। जैविक खाद का उपयोग करें, जो केमिकल वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका उपयोग ना करें, जैविक खाद का प्रयोग करें। अपनी वाहन को पक्की सड़क पर धोने की बजाय कच्चे क्षेत्र में धोएं। अगर फ्रेंड्स अपनी जो कार है हम उसको अगर सड़क पर धो रहे हैं तो वो पानी वहाँ से क्या होगा, पक्के क्षेत्र पर धोएंगे तो पानी बह करके चलेगा। लेकिन अगर कोई घास वाला क्षेत्र है या फिर कोई कच्चा क्षेत्र है, अगर वहाँ पर धोते हैं तो वो क्या होगा, जो पानी जो धोने के बाद जो पानी वेस्ट जा रहा है वो सीधा धरातल में जा करके भूमिगत जल के लेवल को बढ़ाएगा, या घास वाले क्षेत्र में उस घास में पानी लग जाएगा। मोटर तेल को नाली में ना डालें। जो मोटरों से जो निकलने वाला जो तेल होता है उसको नाली में ना डाल करके उसका उचित समाधान करें। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। प्लास्टिक का उपयोग जब हम कम से कम करेंगे तो कम से कम हम उसको फेंकेंगे, ठीक है। प्लास्टिक की जगह पे जो पुनः उपयोग जो आइटम होते हैं उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। पर्यावरण के अनुकूल डिटर्जेंट का प्रयोग करें। जो डिटर्जेंट यूज करते हैं वो भी पर्यावरण के अनुकूल प्रयोग करें। घर में वर्षा जल संचयन करें। हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। घर में जो वर्षा जो होती है, बारिश जो होती है, उससे जो पानी इकट्ठा होता है उसको अपने घर में ही गड्ढा बना करके इकट्ठा कर लें। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि मान लो हम टॉयलेट जा रहे हैं, वहाँ पर हमें पानी डालना है तो उस पानी का हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जो पानी हमने बरसात के टाइम पे इकट्ठा किया है उस पानी को हम सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, अपने बाग बगीचों में डाल सकते हैं, तो वो पानी वहाँ पर यूज हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, जो वाटर साइकिल है, जो जल का चक्कर है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। बारिश अच्छी होगी, पानी का साइकिल है वो चलता रहेगा तो पानी प्रदूषित कम होगा, पानी ज़्यादा आता रहेगा। अस्थियों का नदी में विसर्जन कम करें। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऐसी मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है कि भाई जो डेड बॉडीज होती हैं उनकी जो अस्थियां होती हैं उनको गंगा नदी में विसर्जित करते हैं। तो उससे भी क्या हो रहा है कि जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। तो ऐसा कम किया जाए। या फिर कभी कभी लोग क्या करते हैं, पूरी बॉडी को ही गंगा नदी में डाल दिया, तो इससे क्या हो गया, जो पूरा जो पानी था वो क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। जल संरक्षण संगठनों से जुड़े। जो जल संरक्षण संगठन करते हैं उनका हम पार्ट बने। बिल्कुल अपने लेवल पर हम लोग शुरुआत करें। जब हम अपने लेवल पर शुरुआत करेंगे तो लोग धीरे धीरे जुड़ करके जो जल प्रदूषण है उसको कम कर पाएंगे। अब हमारा टॉपिक, ये तो बिल्कुल आसान चीज़ें थी जो हमने पढ़ी है। अभी हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, तो इसको हमें ध्यान से देखना है। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस यानी फ्रेंड जो पानी है उसका उपचार हम किस तरह से करते हैं, वो क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल उपचार उन सभी पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है, चाहे वो जैविक हो, रासायनिक हो, भौतिक हो, जो मानव और घरेलू उपयोग के लिए जल आपूर्ति के लिए संभावित रूप से क्या है, हानिकारक है। मानव जब उस जल को यूज करता है अपने घरेलू उपयोग के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, तो उसके लिए वो जल क्या हो रहा है, हानिकारक हो रहा है। वो हानिकारक चाहे भौतिक कारणों से हो, रासायनिक कारणों से हो, चाहे जैविक कारणों से हो, उन सभी का उपचार करना, उन सभी का निपटान करना, उन सभी का ट्रीटमेंट करना क्या कहलाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है। अब वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंडर हमारे कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं उनको एक बार आप लोग अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट प्रोसेस हमारा आता है स्क्रीनिंग, याद रखेंगे, फर्स्ट प्रोसेस स्क्रीनिंग। सेकंड प्रोसेस एरेशन या फिर प्री क्लोरिनेशन या हिंदी में इसको बोलते हैं वातन। और जो हिंदी के नाम है फ्रेंड्स ये तो इतने कंफ्यूजिंग वाले हैं, आप लोग इंग्लिश वाले याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और हो सकता है एग्जाम में हिंदी वाले ऑप्शन आपको ना भी दे, सीधा इंग्लिश वाले भी दे सकता है। ओके,
थर्ड जो स्टेप आएगा वो आएगा कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन एंड सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। तो ये इस तरह से 7 प्रोसेस हैं जिनको हम 1 बाय 1 समझेंगे और आप लोगों को ये प्रोसेस रट लेने हैं। इसमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस नहीं है, कौन सा उसका स्टेप नहीं है। ओके, तो देखिए फ्रेंड, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा वो क्या होता है, स्क्रीनिंग। फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, स्क्रीनिंग। देखिए स्क्रीनिंग के अंदर क्या बता रहा है, किसी भी बड़े तैरते और निलंबित ठोस को हटाने के लिए स्क्रीन का उपयोग करना आवश्यक है, जैसे कि पत्ते, टहनियाँ, कागज़। अब पानी के अंदर क्या मिले होते हैं, ठोस अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, जिसके अंदर हमने सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो नंगी आँखों से देखी जा सकती हैं, जो ठोस पार्टिकल्स होते हैं, सबसे पहले उनको हटाना ज़रूरी होता है, जैसे कि पत्ती हो गई, टहनियाँ हो गई, कागज़ हो गई। ठीक है, मोटी स्क्रीन की 5 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जंग प्रतिरोधी स्टील बार से बनी होती है, जिनका उपयोग मोटे पदार्थों को रोकने के लिए किया जाता है। स्क्रीनिंग में 2 तरह की स्क्रीन यूज की जाती है, एक मोटी स्क्रीन और एक महीन स्क्रीन, जिसको फाइन स्क्रीन भी बोलते हैं। मोटी स्क्रीन जो होती है वो 5 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जंग प्रतिरोधी स्टील तार से बने होते हैं, जो मोटे पदार्थों को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। जबकि जो फाइन स्क्रीन है वो जो महीन जो कण होते हैं उनको रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होगा, जो मोटे जो पदार्थ थे, जो बड़े पदार्थ थे, वो तो मोटी स्क्रीन से रुक गए, लेकिन उससे आगे आने के बाद जब जो महीन कण हैं, जो फाइन, जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण हैं, वो क्या करते हैं कि जो पाइप वर्क होता है उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जैसे मिट्टी के महीन महीन दाने हैं तो वो क्या करेंगे, पाइपों को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए किसका यूज किया जाता है, फाइन स्क्रीनिंग का यूज किया जाता है। तो स्क्रीनिंग का प्रोसेस होने के बाद जो हमारा सेकेंड प्रोसेस आता है वो क्या आता है, एरेशन। क्या आता है, एरेशन, या कहीं कहीं पर प्री क्लोरीनेशन का भी यूज किया जाता है। छानने के बाद पानी को हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए एक श्रृंखला पर पारित करके वातित किया जाता है। अब देखिए हिंदी में क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रीनिंग हो गई, छान लिया। उस छानने के बाद पानी को हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए पानी में के अंदर क्या मिलाएंगे फ्रेंड्स, ऑक्सीजन मिलाएंगे। ठीक है, साथ में ही जो CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जो गैसें हैं उनको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। एरेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, वातन के अंदर कि जो जहरीली जो गैसें हैं, जैसे कि CO2 हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, उनको तो बाहर निकाला जा रहा है, जबकि उसका क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन को साथ में रहने दिया जा रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जो ऑक्सीजन है वो जलीय जीव जंतुओं के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है, तो उसको तो रहने देते हैं। जबकि जो CO2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, जो हानिकारक जो गैसें हैं, जो जलीय जीव जंतुओं के क्या लिए क्या होंगी, हानिकारक होगी, तो उनको क्या कर देते हैं, बाहर निकालने में मदद करती हैं। वातन इन पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा उनके अघुलनशील रूप में लोहे या मैग्नीज को भी हटा देता है। लोहे और मैग्नीज को भी हटा दिया जाता है, क्योंकि लोहा और मैग्नीज आगे चल करके क्या करता है, जंग का कारण बनता है, जिससे वो पाइपों को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। ओके, तो ये समझ में आया। सबसे पहले उसकी क्या कर दी, स्क्रीनिंग कर दी। स्क्रीनिंग के बाद एरेशन। एरेशन में हमने क्या किया है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो हानिकारक गैसें हैं उनको तो वहाँ से हटा दिया, जबकि ऑक्सीजन को उसके साथ रहने दिया है। जो डिजोल्ड ऑक्सीजन वाला जो कंसेप्ट है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, कहीं कहीं पर प्री क्लोरीनेशन का भी प्रयोग किया जाता है। वो प्री क्लोरीनेशन का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी पानी में क्या प्रेजेंट होती है, शैवाल प्रेजेंट होती है, एल्गे प्रेजेंट होती है। तो एल्गे को मारने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया जा रहा है, प्री क्लोरीनेशन। किसका यूज किया जा रहा है, प्री क्लोरीनेशन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स स्क्रीनिंग हो चुकी, एरेशन हो चुका, प्री क्लोरीनेशन हो चुका। अब बात आ जाती है जमावट एंड फ्लोक्यूलेशन की। अब किसकी बात आ जाती है, जमावट और फ्लोक्यूलेशन की। वातन के बाद पानी में निलंबित महीन कणों को हटाने के लिए क्या की जाती है फ्रेंड, जमावट की जाती है। इस प्रक्रिया में कोयागुलेंट नामक रसायन को पानी में जोड़ा जाता है, जो सूक्ष्म कणों के नकारात्मक विद्युत आवेश को बेअसर कर देता है। इससे आवेश क्या हो जाते हैं, निष्प्रभावित हो जाते हैं। अगला कदम
फ्लोक्यूलेशन है, जहाँ एक फ्लोक्यूलेशन बेसिन में पैडल द्वारा पानी को धीरे से हिलाया जाता है जिससे कि बड़े बड़े झुंड बनने लगते हैं। देखिए अब इसको समझिए फ्रेंड्स। अब पानी में क्या हो गई, जो जमावट वाली जो अशुद्धियाँ थी वो रह गई। तो हम क्या करते हैं, जब कुएं से भी पानी लेकर के आते हैं तो घड़े को रख देते हैं, थोड़ी देर में वो क्या हो जाता है, निथर जाता है। जो उसके अंदर जो रेत के जो कण थे वो धरती के अंदर, जो उसका तलहटी थी उसके अंदर जम जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो निलंबित महीन कण है उनको हटाने के लिए क्या की जा रही है, जमावट की जा रही है। और जमावट के लिए यहाँ पे जो रसायन जोड़ा जा रहा है, ध्यान रखना, जमावट के लिए जो रसायन जोड़ा जा रहा है उस रसायन को क्या बोलते हैं, कोयागुलेंट। क्या बोलते हैं, कोयागुलेंट। कोयागुलेंट से रसायन से पानी की जमावट की जाती है। और यहाँ पर जो मेनली जो कोयागुलेंट है वो कौन कौन से रसायन यूज किए जाते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट और फेरिक क्लोराइड। याद रखना है, एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरिक क्लोराइड कोयागुलेंट होते हैं जिनका यूज पानी की जमावट के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इससे क्या होते हैं कि उसके अंदर जो आवेश हैं उनका जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है। तब उस पानी का फ्लोक्यूलेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, फ्लोक्यूलेशन किया जाता है। फ्लोक्यूलेशन के अंदर क्या किया जाता है कि बेसिन में पैडल द्वारा पानी को धीरे से हिलाया जाता है। पैडल लगे होते हैं और पानी को हिलाया जाता है जिससे कि बड़े बड़े झुंड बनने लगते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब फ्लोक्यूलेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है अवसादन। क्या आ जाता है, अवसादन। अवसादन के अंदर देखिए क्या होता है, एक बार जब बड़े गुच्छे बन जाते हैं तो उन्हें व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अवसादन कहा जाता है। जब बड़े बड़े गुच्छे बनने लग जाते हैं तो उनको क्या करना होता है, उनका अरेंजमेंट करना होता है, उनको व्यवस्थित करना होता है। उस प्रोसेस को अवसादन कहते हैं। अवसादन होने के लिए पानी टैंक में कई घंटों तक रखा जाता है। अवसादन के लिए पानी को टैंक के अंदर कई घंटों तक रखा जाता है। टैंक के तल पर जमा सामग्री को क्या कहा जाएगा, कीचड़ कहा जाएगा। इसे निपटान के लिए हटा दिया गया है। अब क्या किया फ्रेंड्स, अवसादन के अंदर जब बड़े बड़े पानी के जब जो गुच्छे से बन जाते हैं तो उन्हें व्यवस्थित किया जाता है और इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादन के लिए पानी को कई घंटों तक टैंक में रखना होता है जिससे कि जमा सामग्री नीचे जमा हो जाती है और उस जमा सामग्री को क्या कहा जाता है, कीचड़ कहा जाता है। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग आगे देख सकते हैं। आगे देखिए ये जो प्रोसेस है जो वाटर ट्रीटमेंट का, इसकी मैंने आप लोगों के लिए एक पिक लगाई है कि किस तरह से कहाँ पे कोआगुलेशन फ्लोक्यूलेशन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। ये जो सारे स्टेप्स हैं वो दिखाए गए हैं, तो आप लोग यहाँ से भी देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आ जाता है निस्पंदन। निस्पंदन के अंदर यानी फिल्ट्रेशन के अंदर क्या किया जाता है, अवसादन टैंक में अलग न होने वाले ठोस पदार्थों को रेत और बजरी के बिस्तरों के माध्यम से पानी गुजार कर हटा दिया जाता है। प्रति घंटे फिल्टर सतह प्रति वर्ग मीटर 4 से 8 क्यूबिक मीटर की प्रवाह दर के साथ रैपिड ग्रेविटी फिल्टर का अक्सर उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में साफ पानी एंड हवा को फिल्टर में वापस पंप किया जाता है ताकि फंसी हुई अशुद्धियों को दूर किया जा सके और गंदगी ले जाने वाले पानी जिसे कि बैकवॉश को सीवरेज सिस्टम में पंप किया जा सके। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अवसादन तक का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अवसादन के बाद भी कुछ ऐसी अशुद्धियाँ रह गई हैं जो नहीं निकली है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, निस्पंदन किया जाता है। निस्पंदन के अंदर जो ठोस पदार्थों को रेत और बजरी के बिस्तरों के माध्यम से, जो रेत और बजरी है उसके बिस्तरों के माध्यम से पानी को गुजार कर हटा दिया जाता है। जो प्रति घंटे फिल्टर सतह के प्रति वर्ग मीटर 4 से 8 क्यूबिक मीटर, याद रखना 4 से 8 क्यूबिक मीटर की परवाह दर होती है, वो 4 से 8 क्यूबिक मीटर की परवाह दर होती है। जो इस तरह के क्वेश्चन है ना वही आपको याद रखने हैं। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, और किस फिल्टर का यूज किया जाता है, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर का यूज किया जाता है। इस प्रक्रिया में साफ पानी और हवा को फिल्टर में वापस से क्या करते हैं, पंप करते हैं। दोबारा से पंप किया जाता है ताकि जो फंसी हुई अशुद्धियां हैं वो भी निकल सके और जो गंदगी ले जाने वाला जो पानी है जिसको बैकवॉश कहते हैं उसको सीवरेज सिस्टम में पंप किया जा सके। अब फ्रेंड्स जितनी भी जो अशुद्धियाँ थी वो निकल चुकी है, तो नेक्स्ट स्टेप किया जाता है क्लोरीनेशन। जो क्लोरीनीकरण है, क्लोरीनेशन है, वो प्रोसेस किया जाता है। और क्लोरीनेशन का प्रोसेस क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ तक उसके अंदर जो जितनी भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो निकल चुके हैं, सारी अशुद्धियाँ निकल चुकी हैं। कुछ
उससे अवसादन से निकल चुकी थी, और कुछ पहले जो हमने क्या किया था, अवसादन से पहले जो फ्लक्चुएशन किया था उससे निकल चुकी थी, और अब निस्पंदन से जो रही हुई जो भी बाकी जो अशुद्धियाँ थी वो निकल चुकी है। तो अब उसका क्या किया जाता है, क्लोरिनेशन किया जाता है, क्लोरीनीकरण किया जाता है। जो क्लोरीन जो गैस है वो पानी के अंदर से गुजारी जाती है, तो उसको गुजारने से क्या होता है कि जो रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको वो ख़त्म कर देती है। उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे, रोगाणु थे, जितने भी उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव ऐड हो रखे थे उन सबको क्या कर देती है, मार देती है वो क्लोरीन गैस, और पानी को क्या कर देती है, पीने योग्य बना देती है। नेक्स्ट 7th स्टेप आता है पूरक उपचार, सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि अब इस पानी को हमें जनसंख्या के लाभ के लिए देना है ना, तो जनसंख्या के लाभ के लिए देने के लिए इसको पूरक उपचार की आवश्यकता होती है। इस पानी को किसकी जरूरत होती है, पूरक उपचार की। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो दांतों में जो क्षय है, दांतों में जो होने वाला विकार है एक तरह से फ्लोरीन की उससे होता है ना, तो इससे क्या किया जाता है, पानी का फ्लोराइडेशन किया जाता है। पानी का क्या कर देंगे, फ्लोराइडेशन, तो जिससे दंत क्षय है वो क्या होगा, कम होगा। ओके, तो ये 7 स्टेप थे वाटर ट्रीटमेंट के, जिनको हमने अच्छे से देखा है। आप लोगों के साथ नोट्स भी शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक बच जाता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। सीवेज ट्रीटमेंट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ सीवेज एंड मेंटेन ए सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एज वेल एज प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। क्या बता रहा है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो हमारे पास जो सीवेज जो वाटर है, ठीक है, उसकी जो टॉक्सिसिटी है, उसमें जो जहरीलापन है, उसमें जो हानिकारक सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, सीवेज ट्रीटमेंट कहलाता है। और उसको जो सीवेज जो वाटर है उसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सके। अब फ्रेंड्स, सीवेज ट्रीटमेंट से पहले हमें पता होना चाहिए सीवेज होता क्या है, व्हाट इज सीवेज। तो फ्रेंड्स, सीवेज क्या होता है, हम आमतौर पर सोचते हैं कि सीवेज केवल शौचालय या टॉयलेट से निकला हुआ वेस्ट वाटर है। यही सोचते हैं ना कि सीवेज क्या है, जो टॉयलेट से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है वही क्या है, सीवेज है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ शौचालय से नहीं बल्कि आपके शावर से, बाथ टब से, वॉशिंग मशीन से, रसोई सिंक से, शौचालय से निकला हुआ सभी गंदा पानी क्या होता है, सीवेज होता है। जो भी हम घर में जो भी काम कर रहे हैं उन सभी में जो पानी की वेस्टेज हो रही है वो सभी क्या है, सीवेज है। हम कपड़े धो रहे हैं वो भी सीवेज वाटर है, हम बर्तन धो रहे हैं वो भी सीवेज वाटर है, टॉयलेट से निकलने वाला तो है ही है, हम नहा रहे हैं, नहाने के दौरान जो पानी नालियों से बह करके जा रहा है वो भी क्या है, सीवेज वाटर है। सीवेज वास्तव में 99% पानी ही होता है। सीवेज के अंदर 99% क्या होता है, पानी होता है। 4 व्यक्तियों का परिवार रोजाना लगभग 400 से 500 लीटर सीवेज का उत्पादन करता है। अगर एक 4 व्यक्तियों का परिवार है तो प्रतिदिन 400 से 500 लीटर सीवेज का उत्पादन करता है, यानी नहाने में, सफाई में, ठीक है, क्लीनिंग में, जो भी जो लगता है पानी, वो पानी की जो वेस्टेज हो जाती है वो किसका उत्पादन करता है, सीवेज का उत्पादन करता है। सीवेज में ज़्यादातर ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, साबुन एंड डिटर्जेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, सीवेज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, साबुन और डिटर्जेंट। अब देखते हैं ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर क्या होते हैं। जो ग्रे वाटर होता है उसके अंदर हमारे वॉश बेसिन और नहाने का जो पानी है वो आता है। वॉश बेसिन से जो पानी आ रहा है और नहाने से जो पानी आ रहा है उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, ग्रे वाटर के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि जो ब्लैक वाटर है, जो काला पानी है, उसके अंदर जो टॉयलेट से आने वाला जो पानी है और जो किचन सिंक से आने वाली जो सीवेज है उसको रखा जाता है ब्लैक वाटर के अंतर्गत। इसके अंदर बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा होती है, ये रिसाइकलिंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए। जबकि जो ग्रे वाटर है, वॉश बेसिन और नहाने से जो पानी आ रहा है उसको फिल्ट्रेशन के बाद, उसको वाटर ट्रीटमेंट के बाद रिसाइकलिंग किया जा सकता है। ओके, सीवेज में कई सारे हानिकारक तत्व और बीमारियां पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल को भोजन के रूप में और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सांस लेने में उपयोग करते हैं, जिससे पानी में डीओ लेवल कम हो जाता है और पानी में उपस्थित जलीय जीव जंतु मरना शुरू कर देते हैं। अब फ्रेंड, क्या किया गया, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है। अब जो सीवेज जो वेस्ट थी हमारे पास उसको हमने क्या कर दिया, सीधा नदियों में डाल दिया। तो नदियों में डालने से क्या हुआ, उसके अंतर्गत क्या थे,
ऑर्गेनिक मटेरियल थे, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल सॉरी, उसके अंदर क्या थे, जीवाणु थे। वो जीवाणु क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको तो अपने भोजन के रूप में ले लेंगे, साथ में उस पानी के अंदर जो भी बची कुची क्या है, ऑक्सीजन है, उसको वो अपने सांस के लिए प्रयोग कर लेंगे, जो उसके अंदर सूक्ष्म जीव है वो। अब फ्रेंड, जो जलीय जीव जंतु है उनको ना तो वो ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है खाने के लिए, ना ही उनको सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन मिल रही है। तो इससे क्या होगा, जो डिजोल्ड ऑक्सीजन लेवल है, जो डीओ लेवल है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो जल में रहने वाले जीव जंतु मरना स्टार्ट कर देंगे। वो मरना स्टार्ट करेंगे तो वो पानी सड़ने लग जाएगा, वो पानी प्रदूषित होने लग जाएगा, सारा इकोसिस्टम डगमगाने लग जाएगा। समझ में आया कि जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है वो क्यों ज़रूरी है, उसको रिसाइकलिंग किया जाना चाहिए, ठीक है। वाटर बॉडीज़ में डालने से पहले भी सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब फ्रेंड्स, हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अब वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड की जो डेफिनेशन होती है वो अलग अलग हो सकती है। किस बेस पे अलग अलग हो सकती है कि उसको किस तरह के काम में उसका यूज़ किया जा रहा है। अगर उस वाटर को ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है तो अलग बात है, या फिर नॉन कंजप्टिव है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है तो उसके स्टैंडर्ड अलग होते हैं। अगर पानी को पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड अलग होते हैं। लेकिन उसको इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तब उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड अलग होते हैं। और ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं ये ISI, WHO, ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, तो ये जो सब जो संस्थान होते हैं ये उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड को परिभाषित करते हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, जो हार्डनेस है वो कितनी होनी चाहिए। कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। हार्डनेस लेस देन 100 ppm, याद रखना। जो हार्डनेस है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के, ये किसके अकॉर्डिंग है, एज पर ISI हार्डनेस है। याद रख लेना फ्रेंड्स, ये जो सारे पैरामीटर बताए हैं, हार्डनेस लेस देन 100 ppm, टेस्ट नो ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट, टेम्परेचर 10 डिग्री टू 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड, pH 6.5 to 8, DO यानी डिजोल्ड ऑक्सीजन 5-6 ppm, क्लोराइड लेस देन 250 ppm, आयरन एंड मैग्नीज लेस देन 0.3 ppm, और जो ई कोलाई है, नो ई कोलाई इन 100 ml। समझ में आया। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वाटर के, जो हमें याद रखने हैं, अच्छे से इनको लर्न कर लेना है, लिख लेना है, टेबल बना लेनी है। क्योंकि एग्जाम में जो HSSC है वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा, ना कि आपसे ये पूछेगा कोई इन कारणों से वाटर पोल्यूशन होता है या नहीं होता है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से कम पूछे जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग पूछ रहे थे कि कंटेंट सफिशिएंट है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। और कोई भी टॉपिक जो मुझे लगता है, कोई भी सब टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में गिवन है, मैं उसको ज़रूर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसी के साथ हमारा जो ये सेकेंड यूनिट थी, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वाटर पोल्यूशन वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। सोइल पोल्यूशन बचता है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज ही डाल दूँ, आप लोग आज ही कर लोगे उसको, फिर हम कल एक और क्लास लेकर के कल इस पूरे सिलेबस को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर जाइएगा। एंड आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड प्रोडक्टिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।